नमस्कार। आज का ये विश्लेषण बेहद दिलचस्प होने वाला है। हाल ही में एक जाने-माने पत्रकार ने एक सटायर यानी व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मूवमेंट पर अचानक लगे बैन पर काफी तीखी टिप्पणी की है। आज हम उसी टिप्पणी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। बात सिर्फ एक वेबसाइट के बंद होने की नहीं है, बात यह है कि आज के डिजिटल युग में सत्ता, व्यंग्य और सेंसरशिप का ये पूरा खेल आखिर चलता कैसे है। और हाँ, इस 8K रेजोल्यूशन की शानदार क्वालिटी में हम इस पूरे मुद्दे की हर एक बारीकी को बिल्कुल साफ-साफ देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरी तस्वीर को सही मायनों में समझने के लिए हम इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। पहले, कॉकरोच जनता पार्टी क्या थी, फिर सुरक्षा खतरे के रूप में असहमति, कॉमेडी की भूमिका, राजनीतिक विरोध की भाषा, व्यंग्य बनाम व्यवस्थागत संकट और अंत में खामोशी का लोकतंत्र। भाग 1 कॉकरोच जनता पार्टी, एक ऐसा वायरल मूवमेंट जिसे इंटरनेट से पूरी तरह मिटा दिया गया। अब सबसे पहला और दिलचस्प सवाल यही उठता है कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी थी क्या? नाम सुनने में थोड़ा अजीब है ना, मजाकिया सा लगता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस मजाकिया सी पेज ने सरकार और खुफिया एजेंसियों का ध्यान इतनी जल्दी कैसे खींच लिया। एक ऐसा व्यंग्यात्मक मंच जो सिस्टम पर केवल तंज कस रहा था, वो अचानक इतनी बड़ी चर्चा का विषय कैसे बन गया? 10 लाख स्रोत के अनुसार इस मूवमेंट के संस्थापक का दावा था कि इस वेबसाइट पर 10 लाख कॉकरोचों यानी युवाओं ने साइन अप किया था। जरा इस विशाल संख्या के बारे में सोचिए। और यही नहीं, इनमें से करीब 6 लाख लोगों ने तो बाकायदा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर डाली थी। ये कोई छोटा मोटा मजाक नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा बड़ा मंच बन चुका था जिससे लाखों युवा जुड़ रहे थे। तो इतनी बड़ी सफलता के बाद असल में हुआ क्या? वेबसाइट को रातों रात बंद कर दिया गया, ट्विटर के बैकअप अकाउंट्स हटा दिए गए और संस्थापक के अनुसार उनका इंस्टाग्राम पेज भी हैक हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो इसका कारण थी। खुफिया इनपुट्स का हवाला देते हुए इसे भारत की संप्रभुता के लिए खतरा और सीमा पार से चलने वाला एक ऑपरेशन बता दिया गया। मतलब महज एक कॉमेडी और व्यंग्य पेज को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा करार दे दिया गया। भाग 2, सुरक्षा खतरे के रूप में असहमति, एक ऐसा ऐतिहासिक पैटर्न जो बार बार दोहराया जाता है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो स्रोत का विश्लेषण बताता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का ठप्पा कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले जब नोएडा में मजदूरों ने प्रदर्शन किया तो उसमें विदेशी ताकतों का हाथ बता दिया गया। 6 साल पहले किसान आंदोलन को मीडिया के एक वर्ग द्वारा आतंकवाद से जोड़ दिया गया। उससे भी पहले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को राष्ट्रीय खतरा बताकर कई लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिनमें से कई आज तक बिना जमानत के बंद हैं। और हाल ही में मीडिया वन चैनल को भी इसी सुरक्षा का हवाला देकर बैन किया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। तो ये पूरा पैटर्न दिखाता है कि कैसे असहमति को दबाने के लिए राज्य और मीडिया द्वारा सुरक्षा के दावों का एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। भाग 3, कॉमेडी की भूमिका, वैश्विक बनाम स्थानीय मंच। अब ये तुलना सच में आंखें खोलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो जैसा कि स्रोत में अमेरिकी टेलीविजन का उदाहरण दिया गया है, स्टीफन कोलबर्ट जैसे एंकर ने सीबीएस नेटवर्क पर 11 सालों तक खुलेआम तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना की और जमकर व्यंग्य किया। लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करें तो विश्लेषण बताता है कि समय रैना और कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस को अपनी कला के लिए भारी दक्षिणपंथी विरोध, कानूनी धमकियों और शोज रद्द होने का सामना करना पड़ता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत में व्यंग्यकारों को अपनी कॉमेडी के लिए असल जिंदगी में कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन इन सब भारी जोखिमों और दबावों के बावजूद एक दिलचस्प आंकड़ा देखिए, 6 करोड़ 10 लाख। विश्लेषण में बताया गया है कि एक कॉमेडियन की वापसी के वीडियो को सिर्फ 1 महीने में यूट्यूब पर 61 मिलियन व्यूज मिले। ये विशाल संख्या खुद चीख चीख कर कह रही है कि राज्य की सख्ती के बावजूद व्यंग्य और कॉमेडी को देखने और सराहने वालों का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी मौजूद है। भाग 4, राजनीतिक विरोध की भाषा, ऑनलाइन दुर्व्यवहार का विकास। स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही तल्ख हकीकत बयां करती है। 2014 के बाद से राजनीतिक साइबर सेनाओं का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। आज भद्दी गालियों को छिपाने के लिए कीबोर्ड के हैशटैग और स्टार जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है।
सोशल मीडिया के मॉडरेशन से बचने के लिए लोग जानबूझकर गालियों की स्पेलिंग बदल देते हैं। राजनीतिक विरोधियों की अभद्र तस्वीरें और मीम्स बनाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि इस तरह की आक्रामक भाषा अब हमारे पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बिल्कुल सामान्य मान ली गई है। विश्लेषण का तर्क है कि जो लोग इस तरह के संस्थागत दुर्व्यवहार का समर्थन करते हैं, उनका एक व्यंग्य पेज की भाषा पर सवाल उठाना पूरी तरह से विरोधाभासी है। यहाँ स्रोत से लिया गया यह कथन बहुत प्रभावशाली है। पत्रकार का कहना है कि गालियाँ किसी भी भाषा में कंकड़ पत्थर की तरह हैं। जब आप भाषा में हारने लगते हैं, तब आप समाज और देश भी हार जाते हैं। इस बात पर खास जोर दिया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने गानों और रील्स में कभी भी गाली गलौज का इस्तेमाल नहीं किया। उनका व्यंग्य पूरी तरह से लोकतांत्रिक दायरे में था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने साफ सुथरे व्यंग्य को भी बर्दाश्त नहीं किया गया। भाग 5 व्यंग्य बनाम व्यवस्थागत संकट, यानी वो चीजें जिन्हें हमारी व्यवस्था अनदेखा करना चुनती है। विश्लेषण में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया गया है। इसके अनुसार भारत में 30 से 40% वकालत की डिग्रियां फर्जी हैं। जी हाँ, 30 से 40%। यह एक बहुत बड़ा व्यवस्थागत संकट है। फर्जी डिग्री लेकर लोग बेधड़क अदालतों में घूम रहे हैं, लेकिन इस पर कोई खास हड़कंप नहीं मचता। ना ही कोई त्वरित कार्रवाई देखने को मिलती है। एक व्यंग्य पेज को तो रातों रात बंद कर दिया जाता है, लेकिन इतने विशाल संकट पर पूरी की पूरी व्यवस्था खामोश बैठी रहती है। और सिर्फ फर्जी डिग्रियां ही नहीं, ऐसे कई और ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्हें दरकिनार किया जा रहा है। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने वाला नीट पेपर लीक हो, पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें हों, या फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भयंकर बिजली कटौती, जिसे कई बार ऐसे पेश किया जाता है मानो वो कोई अवसर हो। विश्लेषण में ये तंज भी कसा गया है कि परीक्षा को लीक होने से बचाने के बजाय राज्य सरकार तपती गर्मी में परीक्षा केंद्रों पर युवाओं को सत्तू बांटने का काम कर रही है। व्यवस्थागत विफलताओं की इतनी लंबी सूची होने के बावजूद ऐसा लगता है मानो पूरा सरकारी तंत्र बस एक कॉमेडी पेज को कुचलने में अपनी ताकत लगा रहा है। भाग 6 खामोशी का लोकतंत्र, युवाओं पर पड़ने वाला इसका खौफनाक असर। स्रोत का ये अवलोकन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। करोड़ों लोग ऑनलाइन व्यंग्य देख रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, लेकिन जब लाइव कॉमेडी शो में बैठे दर्शकों को कैमरे पर चेहरा दिखाने की बात आती है, तो वे खौफ के कारण अपना चेहरा छिपा लेते हैं। राज्य की संभावित कार्रवाई और मुकदमों का डर इतना गहरा बैठ गया है कि आम नागरिक सार्वजनिक रूप से हंसने या व्यंग्य का समर्थन करते हुए देखे जाने से भी घबराने लगे हैं। और इसी डर की पृष्ठभूमि में स्रोत सामग्री की ये खौफनाक चेतावनी सामने आती है। इस लोकतंत्र में युवाओं को कॉकरोच बनकर ही जीना पड़ेगा। सबकी नजरों से दूर अपनी अभिव्यक्ति के जज्बे को आने वाले किसी और वक्त के लिए बचाए रखना होगा। ये एक बेहद कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि वर्तमान पीढ़ी को अपनी आवाज मुखर करने के बजाय राजनीतिक दमन से बचने के लिए शायद भूमिगत होने और छिपकर रहने पर मजबूर किया जा रहा है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल सामने आता है। क्या समाज को बिजली कटौती, महंगाई और पेपर लीक जैसे संकटों को गले लगाने की इतनी आदत पड़ गई है कि उसने एक खामोशी के लोकतंत्र के लिए अपनी खुद की आवाज का ही सौदा कर लिया है? एक व्यंग्य पेज का इस तरह बंद होना महज एक डिजिटल घटना नहीं है, बल्कि यह व्यवस्थागत उदासीनता और डर के माहौल की एक बहुत बड़ी कीमत है। आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल सोचने के लिए कई नए दरवाजे खोलेगा। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।